पे आपको बता दें हम ऑलरेडी सर्कल चैप्टर यानी वृत्त चैप्टर पर बात कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1। वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा देखिएगा। आपको बता दें हमारे एक फ्रेंड है, उनका नाम है प्रीतम एकेडमी चैनल है। उनका चैनल किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो उन्होंने नए चैनल को क्रिएट किया, तो आप जाकर वहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। पूरी सपोर्ट कीजिए क्योंकि इनके चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए उनका दूसरा चैनल पे वर्क हो रहा है, तो इसलिए काम हो रहा है वहाँ पर। आप जाकर वहाँ पर लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए वहाँ पर। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का दे देंगे, प्लीज़ सपोर्ट करें उसको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हम क्लियर कंसेप्ट समझा सकें। यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। विथ चैप्टर से हम ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन भी दे चुके हैं। यहाँ पर आपका पहला नंबर बोल रहा है वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र वृत्त के स्थित होता है। देखो वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है, जैसे ये वृत्त है और ये वृत्त है, तो ये केंद्र कहाँ स्थित है, तो वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है, यानी वृत्त के अंदर स्थित है ये केंद्र। तो यहाँ पर जो भरेंगे हम, यहाँ लिखेंगे अभ्यंतर, है ना। वृत्त के अंदर पॉइंट है ना, ये जो आप ये जो केंद्र देख रहे हैं ये वृत्त के अंदर होता है, इसलिए लिखेंगे कि वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। अंदर मतलब अभ्यंतर, बाहर रहता तो बहिर्मार्ग लिखते हैं, ठीक। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के में स्थित होता है, बहिर्मार्ग या अभ्यंतर। देखो ये आपका केंद्र है और केंद्र से ये मिला दिए तो ये आपका बन गया रेडियस यानी त्रिज्या। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ये आपका त्रिज्या हो गया। अब बोला है कि एक बिंदु है, कोई बिंदु है जो वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, तो जाहिर सा बात है ये जो बिंदु होगा वो बाहर होगा, क्योंकि दूरी क्या हो रहा है, मान लो कोई भी बाहर कोई बिंदु ले लेते हैं ए, तो त्रिज्या से अधिक हो रहा है, यहाँ से देख सकते हैं, तो बाहर ये बिंदु होगा। तब ना आप देख सकते हैं ये जो आर होगा यानी ये जो त्रिज्या होगा आपका ये बड़ा होगा ये जो ओ ए होगा वो बड़ा होगा आर से। वही ना चीज़ बोल रहा है, एक बिंदु कोई बिंदु है, मान लो ए ले लिए, जिसकी वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र है से दूरी त्रिज्या से अधिक। अब त्रिज्या तो इतना है लेकिन ये तो त्रिज्या से ज़्यादा है, यानी ओ ए बड़ा है आर से, तो जाहिर सा बात है बिंदु कहाँ होगा, वृत्त के किस जगह होगा, तो बाहर में वो बिंदु होगा यानी बहिर्मार्ग। तो इसका आंसर होगा बहिर्मार्ग, यानी यहाँ पर क्या भराएगा, बहिर्मार्ग। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, दूसरा नंबर हमारा हो गया। तीसरा बोलता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। आपको बताए थे कि ये सर्कल है, अब ये सर्कल है, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका जीवा बन जाएगा। ये सर्कल का केंद्र है और अगर कोई जीवा केंद्र से पास होता है तो ऐसे जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होता है, तो यहाँ पर व्यास लिख देंगे, यानी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है जो केंद्र से पास होती है। चौथा नंबर बोला एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। देखा जाए एक चाप क्या होता है, जब इसका सिरा कैसा हो, व्यास का सिरा। देखा जाए तो ये आपके पास वृत्त है और ये केंद्र है और ये आपका व्यास है, एक व्यास, ये किसका सिरा है, एक व्यास का सिरा। ये जो व्यास का सिरा है ये जो वृत्त को क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है। अब यहाँ पर ये दोनों भाग क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, अर्धवृत्त। ये कौन बांट रहा, व्यास हमेशा वृत्त को दो भागों में बांट करता है और दोनों भाग आपका अर्धवृत्त कहलाता है। तो एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास का सिरा है। तो यहाँ पर अर्धवृत्त मतलब होता है आधा वृत्त, है ना। ये क्या आधा वृत्त है, ये क्या आधा वृत्त है। आगे है वृत्तखंड एक चाप तथा बीच का भाग होता है। देखो ये जो सर्कल है ना, वृत्तखंड एक चाप, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं ए और कोई पॉइंट बी ले लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक तो आपका चाप हो गया, चाप, और ये आपका जीवा। चाप और जीवा क्या बीच का जो क्षेत्रफल है यही आपका वृत्तखंड कहलाता है। चाप और जीवा का क्षेत्रफल को वृत्तखंड कहते हैं।
तो वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा, क्या लिखेंगे, एक चाप तथा जीवा, जीवा के बीच का भाग होता है। देखो एक चाप, एक ये आपका चाप हो गया और ये आपका जीवा हुआ, उसके बीच का भाग को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। 5वां नंबर क्लियर। 6ठा नंबर बोलता है एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता। तो याद रखना एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। जैसा कि हमने बताया था कि ये आपका वृत्त है, एक तो वृत्त का अंदर कोई पॉइंट है, ये तो आपका केंद्र हो गया, वृत्त के अंदर कोई भी पॉइंट है तो वृत्त का क्या कहलाएगा, अभ्यंतर भाग हो गया। अब ये आपका वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो वो अभ्यंतर कहलाया, ये आपका बाह्य मार्ग कहलाया। और वृत्त पे कोई पॉइंट हो सकता है, कोई भी बिंदु वृत्त पर हो सकता है, तो इसलिए एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। समझिए, ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। ये सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। देखो पहला जो आपका जो नंबर है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। सही बात है, एकदम सत्य बात है। देखो ये आपका वृत्त है और ये इसका केंद्र है, और इस वृत्त पर कोई भी पॉइंट को मिला दो इस तरह से, ये जो लाइन सेगमेंट बना यानी ये जो रेखाखंड है ये आपका क्या कहलाता है, ये त्रिज्या कहलाता। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सत्य। और यहाँ पर बोल रहा है कि अपने उत्तर के कारण दीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा क्योंकि। बस पूरा स्टेटमेंट को एकदम सेम लिखना है, बस पहले आपको क्योंकि लिख देना है। क्या लिखना है, क्योंकि केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, ऐसे लिख देना है। सत्य लिखकर आगे लिखना है क्योंकि, और ये पूरा उतार देना है, ठीक। दूसरा पॉइंट में आते हैं, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। जीवाएं किसको, जीवा किसको बोलता है, आपको बताए थे कि ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, और कोई इस वृत्त पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिए हैं यहाँ से, तो ये आपका जीवा बन गया। ये जो रेखाखंड बना यही जीवा हो गया, ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि एक वृत्त में समान लंबाई यानी सेम लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। ये सत्य है या असत्य। तो देखो ये इसका जो आंसर होगा वो असत्य होगा। अब कैसे होगा ये समझते हैं इसको। देखो ये सर्कल है यानी वृत्त है, ये इसका सेंटर है। अब सेम लंबाई का हम ले लेते हैं, मान लो हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ से 6 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ले लिया, 6 सेंटीमीटर ले लिया। इस तरीके से हमने जीवा ले लिया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि बहुत सारे 6 सेंटीमीटर के बहुत सारे हम जीवा यहाँ पर खींच सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो वृत्त में समान लंबाई की परिमित नहीं, लगभग अपरिमित जीवाएं होती है, यानी बहुत सारे इनफाइनाइट जीवाएं होती है। देख सकते हैं आप, बहुत सारा बना सकते हैं इस तरीके से, समझे, सेम लंबाई का 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ये असत्य है। इसका रीज़न लिखें, क्योंकि एक वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती है, ये रीज़न लिखिएगा, ठीक। तीसरा नंबर में आते हैं, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। मिसाल के तौर पर समझते हैं हम अच्छा से, ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है। इसको मान लो हमने एक यहाँ पर पॉइंट ले लिया ए, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया बी, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया सी। 3 पॉइंट लिया तो 3 भागों में बटेगा। तो एक तो ये आपका चाप ए बी हो गया, ये चाप बी सी हो गया, और ये वाला चाप दिख रहा है ए सी, ये सी ए बोलो। इधर से अगर ले रहे हैं तो मान लो ये चाप ए बी हो गया। तो सिंपली ये समझो कि ये जो ए बी सी क्या बोल रहा है, एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वृत्त को 3 चाप में बांट दिया गया। एक तो ए बी इस डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं, मान इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक। ए बी हो गया, बी सी हो गया, और सी ए हो, 3 चाप हो गया। तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। देखो दीर्घ चाप मतलब जो चाप अर्धवृत्त से बड़ा होता है वही हमारा दीर्घ चाप होता है। तो ये तो आप यहाँ से यहाँ तक का जो चाप का लंबाई ये अर्धवृत्त से बड़ा तो है नहीं। अर्धवृत्त मतलब क्या होता है, आधा वृत्त। जैसे ये है सेंटर यानी केंद्र, ये आपका व्यास हो गया, तो ये क्या हो गया, ये अर्धवृत्त हो गया। जैसे ये सेंटर है, ठीक, ये आपका सेंटर, और यहाँ से ये व्यास हो गया, तो ये अर्धवृत्त कहलाता है। तो देख सकते हैं आप ये अर्धवृत्त से क्या है, छोटा है, तो इसलिए ये असत्य है। लिख लीजिएगा,
ये असत है क्योंकि वृत्त में ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा इसका जो उत्तर होगा, ये जो उत्तर होगा इसका असत होगा। इसका रीज़न लिख लीजिएगा, क्योंकि वृत्त को 3 बराबर चापों में क्योंकि अगर वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप नहीं होगा। ठीक है। चौथा नंबर में, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त का व्यास है सत है। देखो ये आपका वृत्त है और ये सेंटर है यानी केंद्र है, ये आपका व्यास है। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का दूरी r, यहाँ से यहाँ तक का दूरी r, तो यानी कि जो ई व्यास है उसको d से डिनोट करते प्रकट करते यानी d बराबर 2r। तो बोल रहा है वृत्त की एक जीवा, देखो एक जीवा भी तो है, ये एक ऐसा जीवा है क्योंकि केंद्र से पास हो रहा है तो इस जीवा को हम लोग व्यास बोलते हैं। एक ऐसा जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी है, तो व्यास क्या है, एक ऐसा जीवा है। डी व्यास को डी से यहाँ पर प्रकट करते हैं तो ये भी व्यास क्या, एक जीवा ही है ना, लेकिन ये केंद्र से पास होता है इसलिए इसको व्यास बोलते हैं। तो व्यास क्या है, जिसकी लंबाई त्रिज्या से, त्रिज्या है ये आर, उससे दोगुनी है, ये डी क्या है, आर के दोगुना है ना, तो वृत्त का व्यास है, तो ये सत है। ठीक है, यहाँ लिख लिया क्योंकि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का व्यास है। ठीक है, ऐसे इसी स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा, बस लिख दीजिएगा क्योंकि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का व्यास कहलाती है ना, यह वृत्त का व्यास है। त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्या खंड जो है जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। देखो त्रिज्या खंड जो होता है ये एक्चुअली बिल्कुल असत है। आपको बता दें, आपको हमने बताया था ये जो त्रिज्या खंड होता है, जैसे ये केंद्र है, ये केंद्र है आपका, इसको ओ मान लेते हैं हम। तो त्रिज्या खंड जो बनता हमारा, ये जो 2 रेडिया है, 2 रेडिया मतलब 2 त्रिज्या और ये जो चाप है, इनके बीच का एरिया को, इनके बीच का जो क्षेत्रफल है उसी को त्रिज्या खंड बोलते हैं। तो त्रिज्या खंड जो होता है हमारा चाप और त्रिज्या का बीच का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ लिख दिया जीवा एवं संगत चाप, यहाँ जीवा की जगह त्रिज्या होना चाहिए था, इसलिए असत है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा क्योंकि त्रिज्या खंड त्रिज्या एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, ये लिख लीजिएगा, क्योंकि त्रिज्या खंड त्रिज्या एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। छठा नंबर है, वृत्त एक समतल आकृति है। तो ये एकदम ट्रू है, सच है, सत्य है, क्योंकि आपका जो वृत्त बनाते हैं वो समतल आकृति में ही बनाते हैं, तो इसलिए वृत्त क्या है, समतल में ही बनाते हैं, तो वृत्त एक समतल आकृति है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 10.1 का प्रश्न 2 भी खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है।